जी, सर मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो सभी पार्टियाँ जुटी हुई हैं, तैयारियाँ कर रही हैं। जो-जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो खुद को कहीं न कहीं भावी विधायक मानकर या फिर अपने आप को कैंडिडेट मानकर तैयारी में जुटे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। तो उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हिसार जिले की हम बात करेंगे। हिसार जिला क्योंकि 22 के 22 जिलों में देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला जिसमें 7 विधानसभाएँ हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस-किस पार्टी में कौन-कौन से ऐसे नेता हैं, जो कहीं न कहीं टिकट की कतार में हैं, टिकट की लाइन में हैं, उनको उम्मीद है टिकट मिलने की। तो एक-एक करके हम सारी विधानसभाओं पे बात करेंगे। तो हिसार से सर मैं शुरू करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप हिसार से शुरुआत करें, क्या कुछ इतिहास रहा है? और अभी आगे वाले जो चुनाव है 2024 के क्या समीकरण रहने वाले हैं? नैन साहब, जैसे आपने कहा हिसार से शुरुआत हम करते हैं। हिसार जिला आप सभी जानते हैं 66 के बाद सबसे बड़ा जिला जिसका वर्गीकरण हुआ। जी। आज 5 जिलों से निकले हैं हुँ। और सभी लालों की, जितने हमारे लाल मनोहर लाल तक हिसार जिले में राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जी। एक लंबा इतिहास है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सभी जानते हैं। राजनीति की जहाँ तक हम बात करें आज के दौर की, हिसार विधानसभा क्षेत्र में आज जो समीकरण बनता है, जातीय समीकरण चुनाव के अंदर जरूर तय होता है। जी। हिसार नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देश की बात हम करें। हुँ। पंजाबी वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक, उसके बाद अग्रवाल समाज, उसके बाद सैनी समाज, फिर ब्राह्मण गुज्जर एससी बीसी समाज। हुँ। आपने जैसे कहा कि भी कौन किसके कितने दावेदार हैं, हम शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं। जी। सत्ता पक्ष में है आज डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बड़े राजनीतिक साथ डॉक्टर भी हैं। इस समय हिसार के विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं। जी। दौड़ की जो बात है, उनका नाम तो है ही दौड़ में। जी। नंबर दूसरी हम बात करें, जिंदल परिवार। हरियाणा ही देश का कितना बड़ा परिवार, देश का बड़ा घराना, उद्योग घराना, औद्योगिक घराना। राजनीति में भी उतना ही सक्रिय रहे हैं ओम प्रकाश जिंदल जी के समय से। जी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दूसरे दावेदारी में उनका नाम भी आज शामिल हो गया है। जी। तीसरी बात हम करें, युवा नेता हैं, हिसार से जुड़े हैं, तरुण जैन जी। काफ़ी समय से सक्रिय हैं और राजनीति के लिए, टिकट के लिए हम कहें, टिकट की बात करें कि सबको टिकट ही क्योंकि चाहिए। वो प्रयास कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका प्रयास भी बड़ी तेजी से चल रहा है। जी। लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में आज बहुत सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल हम बात करें तो 3-4 लोगों की, तीसरी हम एक और हम कैंडिडेट की बात करें, पूर्व मेयर रहे गौतम सरदाना, जी। पंजाबी समाज में बड़ा नाम है और सुलझे हुए हैं, युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, दोनों कैटेगरी में हम उनको कह सकते हैं। जी। गौतम सरदाना भी आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए दावेदारों में एक है। 4 नाम हिसार विधानसभा क्षेत्र जैसे मैंने बताए जी। ऊपर हैं, लेकिन आप जानते हैं, पत्रकार सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब क्या समीकरण बना दे, किसको टिकट दे दे, वो एक अलग मुद्दा है। जी। लेकिन आज 4 कैंडिडेट ऊपर सर्वोपरि इस समय चल रहे हैं। जी। आपने बीजेपी का जिक्र किया और उसमें गौतम सरदाना का नाम भी जोड़ा और इस तरह की चर्चाएं भी है कि गौतम सरदाना पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे और इस बार जो है वो काफी गंभीर है चुनाव लड़ने को लेकर और उम्मीद तो उनको उसी पार्टी से है जिसमें वो फिलहाल हैं, लेकिन वहां अगर बात बनती नहीं देखी तो वो पार्टी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। लेकिन जिंदल परिवार का सर आपने नाम लिया, तो क्या माना जाए जिस तरीके से जिंदल परिवार का राजनीति में आना, क्योंकि पिछला चुनाव जो है वो नहीं लड़ा था 2019 का जिंदल परिवार ने, तो इस बार ये क्या हम तय मान के चल सकते हैं कि बीजेपी हिसार में जिंदल परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार सकती है? जी, राजनीति में सक्रियता पहले भी थी उनकी, आज भी है। चुनाव लड़ना न लड़ना एक समीकरण अलग है, लेकिन राजनीति में रहना, राजनीति में रहकर लोगों से जुड़ना, सामाजिक कार्यों से है, भले ही राजनीति में है। जिंदल परिवार ने सदैव लोगों के बीच में रहकर काम किया है। जी। राजनीति उन्होंने छोड़ी नहीं, चुनाव छोड़ दिया वो एक अलग चीज है,
लेकिन राजनीति में वो सक्रिय, मैं समझता हूँ कि 91 से जिंदल साहब ने जो पहला चुनाव लड़ा था, जी 91 और एमएलए बने थे हिसार से, तब से लेके परिवार सक्रिय है, लोगों के बीच रहता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है, लोगों से जुड़ा हुआ है। हर वर्ग के 36 बिरादरी हम कहें उनसे भी जो उनका जुड़ाव है। जी जहाँ तक आपने कहा कि टिकट की बात, किस परिवार में क्या टिकट दें, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है कि एक परिवार में एक टिकट दें, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव ने जो परिणाम दिया उससे मुझे लगता है कि ये प्लानिंग व्यवस्था बदल सकती है। जी नवीन जिंदल आज कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया उसमें चुनाव में, बिल्कुल और जीते। अगर हम ये बात करें कि अगर कोई नई प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो जिंदल परिवार से भी दावेदारी उपयुक्त होगी, और मैं समझता हूँ कि जिंदल परिवार की इसमें तैयारियां चल भी रही हैं। जी, ये थी सर बीजेपी की बात। अब कांग्रेस की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिस बार पिछली बार की बात करें 2019 में, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट संभावित जो थे वो बीजेपी में थे। इस बार जो है वो अलग देखने को आ रहा है। इस बार संभावित जो कैंडिडेट हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि गाँव-गाँव में कहीं न कहीं विधायक के लिए कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, तैयारियों में लगे हैं। हिसार में पिछली बार की जो भी परिस्थितियाँ रही, रामनिवास राणा ने यहाँ से चुनाव लड़ा। इस बार की क्या कुछ परिस्थितियां हैं और कौन-कौन ऐसे संभावित उम्मीदवार है जो अपने आप को सीरियस कैंडिडेट मानकर काम कर रहे हैं? नैन साहब, आप जानते हैं राणा साहब का जैसे आपने जिक्र किया, आज भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय हैं और टिकट की दावेदारी में अपने आप को मजबूत तौर पे उसमें लगे हुए हैं। जी अब हम अगले कैंडिडेट की बात करें, लंबे समय तक जिंदल परिवार ने कांग्रेस के साथ रह के राजनीति की है और कई बार विधायक रहे हैं, जिंदल साहब रहे हैं, मैडम साउदी जिंदल भी रही हैं। बिल्कुल लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस की अगर बात करें तो शहर में खालीपन आ गया कांग्रेस के लिए। नए उम्मीदवारों की बात करें, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता एक उम्मीदवार होता है, बिल्कुल किसी पार्टी की बात करें उसमें जो कार्यकर्ता काम करता है वो अपने आप को उम्मीदवार मान के चलता है और उसको मानना भी चाहिए, जी क्योंकि टिकट की दावेदारी, टिकट का मन तो सबका करता है और उनका भी बिल्कुल करेगा। उम्मीदवारों में जहाँ तक बात है, आज की डेट में जो मैं देखता हूँ शहर के अंदर, पूर्व में चेयरमैन कॉन्फेड के रहे कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं इस समय, बजरंग दास गर्ग जी एक अपनी ठोस उम्मीदवारी शहर के अंदर वो जिता रहे हैं जी विधानसभा क्षेत्र में, जी और लगे भी हुए हैं। अगली बात हम करें अशोक मंगाड़ी वाला, जी वो भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक हम बात करें कृष्ण टीटू सिंगला, जो पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन थे, जी पूर्व में ही नगर परिषद के चेयरमैन हनुमान एरन, हाँ, हनुमान एरन भी वो भी इस काम में लगे हुए हैं कि भी मैं भी दावेदार हूँ। हालांकि उनकी धर्मपत्नी ने पिछला मेयर का चुनाव लड़ा था, जी हार गए थे, लेकिन वो एक अलग विषय है और वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जहाँ तक बात आपने रामनिवास राणा की, वो आज भी इतने सक्रिय हैं। हालांकि शैलजा ग्रुप से उनका नाम आता जुड़ा हुआ है, और चूंकि 3 चुनाव पहले लड़ चुके हैं, जी 2 चुनाव उन्होंने हिसार से लड़े, एक बरवाड़ा से लड़ा और अच्छा संघर्ष किया। हरियाणा जनहित कांग्रेस में भी रहे वो। जी पिछली बार चूंकि जिंदल हाउस ने चुनाव नहीं लड़ा तो उनकी दावेदारी के नाम पर उनको टिकट मिली। जी अब देखना यह है कि किस ग्रुप में किसकी चलती है। जिंदल परिवार मान लो आता है राजनीति में, डॉक्टर कमल गुप्ता ही रहे, तो उसके सामने जातीय समीकरण क्या फिट बैठता है, क्योंकि हमारे, मैंने आपको बताया कि पंजाबी अग्रवाल और सैनी समाज के ही हमारे यहाँ हिसार में ज्यादा वोट उम्मीदवार रहे हैं और एमएलए बनते रहे हैं। आप इतिहास उठाओगे कई सालों का, 30-35 सालों का, तो ये लोग ही राजनीति में रहे हैं और विधायक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 4-5 नाम मैंने आपके कांग्रेस में गिनाए हैं, और बाकी इस बार भाजपा की तरह कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ लग रही है। और उन्होंने एक सर्वे कहा, जितने नेता हैं, बावरिया साहब, हुड्डा साहब, उदयवान जी, सबका यह कहना है कि हम ठोस जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारे हैं। अब ठोस और जिताऊ कैंडिडेट कैसे होगा, किस तरह होगा, वो पार्टी हाईकमान तय करेगी, लेकिन दावेदारों में जैसे आपको नाम बताया, ये लोग मौजूद हैं। बिल्कुल आपने ये बताया। अब मैं बात करना चाहूंगा सर, 2 रीजनल पार्टियां, और अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ, और मैं बात करूं जननायक जनता पार्टी की, जेजेपी की, कि वो भी कहने की सरकार में गठबंधन में रही, हालांकि बाद में बाहर निकल गए, लोकसभा का चुनाव लड़ा। सारी की सारी परिस्थितियां जो पूरे हरियाणा में रही रीजनल पार्टियों की, वो सबने देखी। तो हिसार में पिछली बार के जो चीजें रही, समीकरण रहे,
इस बार क्या रीजनल पार्टियां कुछ इफेक्ट डाल पाएंगी, कुछ अपना रूप दिखा पाएंगी? बिल्कुल दिखाएंगे। क्षेत्रीय दल कभी कमजोर नहीं होता, उनके प्लानिंग व्यवस्था के तहत होती है। उम्मीदवार उनके पास भी हैं, वो भी मैदान में आएंगे। गठबंधन की जैसे आपने बता ही दिया कि बहुजन समाज पार्टी और लोकदल का गठबंधन हुआ है। मायावती कई सालों से हरियाणा में सक्रिय रही हैं, लोकदल की सरकारें भी रही हैं, लोकदल ने पूरा संघर्ष हर क्षेत्र में करते हैं। जी। और राजनीति में तो हम कह सकते हैं कि लोकदल पूरी लड़ाई लड़ता है। जननायक जनता पार्टी की बात करें, लोकसभा में भले ही परिणाम अच्छा नहीं आ पाया, लेकिन उनके सभी नेता डॉक्टर अजय सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला, सभी लोग मैदान में सक्रिय हैं जी। और हर जिला वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। तो दावेदारी में वो भी आगे रहेंगे। जी। अब बात ये आती है कि भी किस कैंडिडेट को दूसरी बड़ी पार्टियां टिकट देती हैं, तो रीजनल पार्टी उसका कैसे लाभ उठाएंगी, वो मौके की बात है। उसका आज हम उदाहरण दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्या क्या परिणाम, लेकिन जैसे ही नेशनल पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में आएंगे, रीजनल पार्टियां उसके हिसाब से तय करेंगी और कहीं ना कहीं अप डाउन वो कर सकती है। ये बड़ी बात आपने कही। और रीजनल पार्टियां कहीं न कहीं इस इंतजार में भी रहती है, इस फिराक में भी रहती है कि जो सीरियस, जो कहीं न कहीं नेता होते हैं, जिनको टिकट की कहीं न कहीं उम्मीद होती है बड़ी पार्टियों से, और उनको ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिलती, तो फिर कहीं न कहीं उन नेताओं को रीजनल पार्टियां टिकट दे देती, क्योंकि उनका एक अपना आधार होता है कैंडिडेट का भी, वो कुछ पार्टी का। और इस तरह की चीजें हरियाणा में बार बार हुई भी हैं। जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक जीत कर आए थे, ये भी बिल्कुल ताजा उदाहरण है।